तो ये सिर्फ मोटापा ही कम नहीं कर रही, आपकी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर रही है। बेरियाट्रिक सर्जरी ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, मुझे ना थोड़ा सा ठीक दिखना है, इसलिए मेरा वेट कम कर दीजिए, यहाँ से वेट कम कर दीजिए। वो बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं है। तो गॉल स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। क्रैश डाइटिंग के साथ आपकी मसल मास लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आंतों के हिस्से को लाते हैं, उसको डायरेक्टली स्टमक से जोड़ते हैं और स्टमक को भी छोटा कर देते हैं। आपके फ्रेंड ग्रुप में इतने सारे लोग हैं जो आपको प्रेशराइज करते हैं, तो बहुत मोटा है, वेट रिड्यूस कर, जल्दी रिड्यूस कर। बॉडी एक्स रहना शुरू हो गए, आपको थकान बहुत महसूस होती है बिना काम किए हुए भी। आप रात भर सोए और सुबह उठ के फील कर रहे हैं बहुत थका थका। वेट लॉस सर्जरी यानी कि बेरिएटिक सर्जरी कब क्यों कराई जानी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और वहां तक की नौबत ही ना आए, इसके बारे में भी बात करेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम भारत के जाने माने बेरिएटिक जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर पंकज शर्मा से। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन कोश में। और आज जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें मैं दो तरीके की मान्यताएं देखती हूँ, दो तरीके के लोग देखती हूँ। पहले वो जो इस चीज को, मोटापे को कोई बीमारी ही नहीं मानते। हमारे यहाँ वो दादी नानी आंटियाँ को बड़ा शौक है ये कहने का, जब वो बोलते हैं कि अरे हरा भरा इंसान अच्छा लगता है, थोड़ा तो मोटा होना चाहिए, तो खाते पीते घर के लोगों की निशानी है। लेकिन वो लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं और एक्चुअली उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेडिकली दे आर नॉट फिट, और वो अपनी लाइफ को नॉर्मली नहीं बिता पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन डाइट कर ली, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, फिर भी वेट लॉस सर्जरी यानी जिसको हम बेरिएटिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं है। या फिर सर्जरी का नाम सुनते ही उनको लगता है कि ओ माय गॉड, सर्जरी कैसे करा ले, मोटापे के लिए कौन सर्जरी कराता है। तो इस तरीके के लोगों की बात मैं सुनती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस वर्ड का मतलब ही जानना चाहती हूँ कि आखिरकार बेरिएटिक सर्जरी होती क्या है और क्यों करवानी चाहिए ये। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी जिसको आम भाषा में तो लोग मोटापा कम करने की सर्जरी कहते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये सिर्फ मोटापा ही कम नहीं कर रही, आपकी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर रही है। तो बेरियाट्रिक सर्जरी को आमतौर पर हमें मेटाबॉलिक सर्जरी कहना चाहिए। सिर्फ बेरियाट्रिक कहकर एक स्टिग्मा इसके साथ नहीं जोड़ देना चाहिए। जब बेरियाट्रिक सर्जरी का जो पर्पस है वो हमारा वेट रिडक्शन है, बट सिर्फ वेट रिडक्शन नहीं होता। वेट रिडक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की बदल जाती हैं। आपकी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं जो सेटल हो जाती हैं, बॉडी के अंदर के मेटाबॉलिक चेंजेस इतने सारे होते हैं, और आगे लंबे समय में होने वाली जो बड़ी बीमारियां हैं उनको भी हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इशू है, इसको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इसको, और हमें इसे ये सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी या बेरिएटिक सर्जरी जो है वो सजेस्ट करनी है, तो जब इस तरीके के लोग आपके पास आते हैं, आर दे वेरी ओपन अबाउट सर्जरीज कि हाँ ठीक है करा लेंगे, वेट लॉस सर्जरी करा लेंगे, या फिर उनके अपने सवाल होते हैं कि ये कैसे होती है, क्या होती है, किस तरीके की सर्जरी होती है? इतने साल इसको फील्ड में आए हुए होने के बावजूद भी अभी तक हमारे बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये प्लान करके आते हैं कि हम बेरियाट्रिक सर्जरी कराने आए हैं। ज़्यादातर अपनी और इश्यूज़ को लेकर आते हैं, और जब हम उनको एज अ डॉक्टर हम पूरे पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, ना ही सिर्फ उसके डिजीज़ को, तो हम देखते हैं कि अरे इनका जो सबसे बड़ा इशू है वो तो इनका वेट है। तो तब हम उनको सजेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आनी शुरू होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यों हो, कैसे हो, और क्या खर्चा आएगा, और इस तरह की सारी चीज़ों को लेकर। सो लेट्स इमेजिन कि मुझे किसी के लिए ये जानना है कि बेरिएटिक सर्जरी करानी है, तो सर्जरी में जैसे हम एक जनरल कंसेप्शन है कि कोई चीज़ काट दी हमने, कोई चीज़ कम कर दी, एग्जैक्टली मेरी बॉडी के अंदर मतलब क्या होने वाला है जिससे मैं ये समझूं कि अच्छा ये बेरिएटिक सर्जरी होती है।
एक चीज़ तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि बेरियाट्रिक सर्जरी ना कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, मुझे ना थोड़ा सा ठीक दिखना है, इसलिए मेरा आप वेट कम कर दीजिए, यहाँ से वेट कम कर दीजिए। वो बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम कुछ एरिया से फैट निकालते हैं तो लाइपोसक्शन कह देते हैं, या बॉडी को शेप बदलना है तो कंटूरिंग कह देते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी एक प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट है एक बीमारी का। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम उनको थॉरली इवेल्युएट करते हैं कि अगर वो जेन्युइनली बेरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट भी हैं। सबसे पहले तो क्या वो ओबीज हैं भी या नहीं है। कुछ पार्ट्स में सडनली पेट बहुत मोटा है या आर्म्स बहुत मोटी हैं, वो बेरियाट्रिक के कैंडिडेट नहीं होते हैं। उनमें तो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखते हैं। हम अपने पेशेंट को उनके बीएमआई के बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं कि उनका बॉडी मास इंडेक्स क्या है, हाइट टू वेट रेशियोज को असेस करते हुए देखते हैं। तो हमने ये देखा है, और इतने सालों से जो इतनी स्टडीज़ भी हुई हैं, कि नॉर्मली 25 के अराउंड बीएमआई होना चाहिए, और जिनका 35 से हाई है वो एक डेफिनेटिव कैंडिडेट है फॉर बेरियाट्रिक प्रोसीजर। लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनका वेट उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको एसोसिएटेड मॉर्बिडिटीज़ हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि मोटापे से जुड़ी हुई हैं, जैसे डायबिटिक है, या उनको रात को स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, झटके से नींद खुलना, सांस का रुकना और नींद खुलना, इस तरह के फीचर्स आते हैं, या कुछ कार्डियक इश्यूज़, हाइपरटेंशन, ये सब इश्यूज़ हैं, तो दे आर कॉल्ड कोमॉर्बिडिटीज़। तो उन पेशेंट्स में ये जो हमारा क्राइटेरिया है ये और कम हो जाता है, अराउंड 32.5 का भी हो जाता है। और हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है या वेस्टर्न पॉपुलेशन के मुकाबले में जो हमारे एशियन एरिया की पॉपुलेशन है, उसके लिए क्राइटेरिया और भी थोड़ा लोअर साइड पे है, क्योंकि हम लोगों का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो वेस्टर्न्स के मुकाबले में डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, जब मैं पढ़ रही थी इस वर्ड के बारे में तो फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने इसको, आजकल तो हम हर चीज़ चैट जीपीटी से या एआई से पूछते हैं, तो मैंने भी सेम ही किया। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने 3 तरीके की बताई कि आपका कुछ स्टमक छोटा कर दिया जाता है या पाइप की तरह, क्या चीज़ होती है? थोड़ा प्रोसीजर समझा सकते हैं आप, एग्जैक्टली क्या है? जी बिल्कुल, जैसे और कोई भी सर्जरी होती है उसी तरीके से हमारा एम जो है वेट रिड्यूस करने के लिए और साथ में जो एसोसिएटेड डिजीज हैं उनको कम करने के लिए है। वो यही है कि एक तो हम कम खाएं, और जो हम खाएं उसमें सारा एब्जॉर्ब ना हो। तो हमारे पास 2-3 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। एक होते हैं रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स, जो आपके अंदर ही ज़्यादा चीज़ें नहीं जाने देते हैं। फिर मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर, जो इस तरह से किए जाते हैं कि उनसे जो खाने पीने की चीज़ों का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। और फिर उनका मिक्स्ड मेथड होता है, कंबाइंड। तो जो स्टमक को छोटा करने का प्रोसीजर है, जिसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहा जाता है, वो एक तरह का रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है। हमने स्टमक जो एक बड़े बैग की तरह चीज़ होता है, और हम स्टेपलर्स की सहायता से उसको एक पतली ट्यूब की तरह बना देते हैं। तो वो बैग जिसके अंदर आप लीटरों में सामान भर सकते हैं, अब उसके अंदर कुछ 100 ml ऑफ कंटेंट आ सकते हैं। सो दिस इज अ रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर। बट और दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव, जिनके हम बाईपास कहते हैं, गैस्ट्रिक बाईपासेस, जिनमें हम आंतों के हिस्से को लाते हैं, कुछ कटिंग्स वगैरह करके उसको डायरेक्टली स्टमक से जोड़ते हैं और स्टमक को भी छोटा कर देते हैं। उसमें जो खाना है वो बहुत जल्दी छोटी आंत में चला जाता है, और एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का नहीं हो सकता। तो प्रोसीजर हमारा कोई भी हो, रेस्ट्रिक्टिव हो, मैल एब्जॉर्प्टिव हो या कंबाइंड प्रोसीजर हो, हमारा पर्पस यही होता है कि कम कैलोरीज जाएं, हम कम खाएं, ताकि वेट रिड्यूस कर सकें। अच्छा, जैसे कि आपने बहुत क्लैरिटी से बताया कि हर मोटा आदमी या औरत, और आई वुड से कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति बैरिएटिक सर्जरी के लिए नहीं वो होता है। हम चेक करते हैं हमारे देश में या हमारी सोसाइटी में या हमारे घरों में ना, सर्जरी को बहुत हवा माना जाता है, राइट? आप कोई भी सर्जरी की बात कर लो, द मोमेंट डॉक्टर सजेस्ट सर्जरी, वो कहेंगे हमें तो करानी नहीं है जी, हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, कोई और ओपिनियन लेना चाहते हैं, कोई और मेथड यूज कर लेना चाहते हैं। आज तक प्रेगनेंसी में भी जो सी सेक्शन कराते हैं उसको भी लोग लेकर
आज तक मैं देखती हूँ कि बड़े ही डाइसी है कि नहीं 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 करानी हमने, और जो करा लेते हैं वो तो इतना बड़ा हवा है कि हाय हाय आपने कैसे करा ली। तो ऐसी सोसाइटी में आप किस तरीके से अपने पेशेंट को ये बात समझाते हैं कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दिस इज द लास्ट ऑप्शन? कि सर्जरी इस चीज़ के लिए हो या किसी चीज़ के लिए भी पेशेंट को अर्न करनी होती है। वी डोंट वर्क ऑन देयर डिमांड्स कि मुझे करानी है। सर्जरी हर पेशेंट के लिए इंडिकेटेड भी नहीं है। हम भी यही सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए। सर्जरी कोई शॉर्टकट नहीं है वज़न कम करने का या हेल्दी होने का। लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई नहीं करेंगे, डाइटरी हैबिट्स को और एक्टिविटी को लाइफ में नहीं लेके आएंगे, तो चाहे हम कितनी भी सर्जरी कर लें, कैसी भी सर्जरी कर लें, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। हम अपने पेशेंट्स को सबको यही सलाह देते हैं कि आप अपना डाइटरी मेथड्स को चेंज कीजिए, जंक फूड खाना बंद कीजिए, ऑयली फूड बंद कीजिए, प्रोटीन्स बढ़ाइए, स्वीट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स और इनको कम कीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज के ऊपर भी वर्क करें। बहुत ही काउच पोटैटो बन के ना रहें, टीवी के आगे बैठे हुए हैं और खा रहे हैं चिप्स और सब चीज़ें। तो जितनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे और डाइट को बेटर करेंगे और एक्सरसाइज, जिम, रनिंग, जो पेशेंट्स अपने इन सब चीज़ों के बावजूद भी रिपीटेडली दे डू इट बट स्टिल फेल, तो उनमें हमें ये समझाना पेशेंट की फैमिली को पड़ता है कि हमेशा 100% जो कॉज ओबेसिटी का है वो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल नहीं है। देयर आर मैनी अदर वेज ऑल्सो, मैनी अदर कॉजेज ऑल्सो। जैसे कि जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहे डाइट भी अच्छी लेते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी ठीक है, लेकिन स्टिल अगर जेनेटिक्स में ओबेसिटी आ रही है तो बहुत बार आपके एफर्ट्स के बावजूद भी वेट बढ़ता चला जाता है। उसके अलावा हार्मोनल कॉजेज बहुत सारे होते हैं, जिनको थायराइड का इशू है। फीमेल्स के अंदर जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनको भी वेट गेन होता रहता है। प्रेगनेंसी में तो वेट गेन होता ही है। और भी बहुत सारे कॉर्टिसोल लेवल वाले हार्मोन्स हैं जिनकी इम्बैलेंस की वजह से भी वेट गेन होता है। तो हर पेशेंट को एक ऐसा फील कराना कि कहीं उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है, ये हम चेंज करते हैं कि उसको विक्टिमाइज नहीं कर रहे हैं पेशेंट को। कि बहुत बार ऐसा भी है कि तुम्हारी कमी नहीं है, तुमने एफर्ट डाले होंगे, डेफिनेटली डाले होंगे, लेकिन अब वो तुम्हारे एफर्ट्स फेल हो रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड सो यू नीड आइदर अ सर्जरी और देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस जो हम उनको सजेस्ट करते हैं। बट हर ऑप्शन के, चाहे वो हम डाइट से करें, चाहे दवाइयों से करें, चाहे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स जैसे बलून्स या ऐसा कुछ दे के करें या ऑपरेट करें, सबके कुछ अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। सो हम उन सबको वे करते हैं और फिर पेशेंट को सारे के फ़ायदे नुकसान बताकर जो पेशेंट को बेस्ट सूट करता है वो हम प्रोसीजर उनके लिए प्लान करते हैं। अभी आपने कहा जैसे कि ये सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी जो है, ये किसी तरीके के शॉर्टकट के रूप में नहीं देखी जाती है। एज अ डॉक्टर यू नो कि ये नहीं देखी जाती है, लेकिन कभी कुछ पेशेंट्स आते होंगे जिनको 2 साल का काम 2 महीने में करवाना है, तो कि अगर आप उनको ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं पहले आप डाइट पे काम कर लो, पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, पहले थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज तो करके देखो कि कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास 2 साल का टाइम ही नहीं है जी, हमें तो 2 महीने के अंदर ये 20-25 किलो घटाना है, कैसे करें? जी, बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे पेशेंट्स। इनफैक्ट यंगर एज ग्रुप के बच्चे जो मैरिजेबल एज में हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू है कि वो सोचते हैं कि हमारे में इतनी ना तो हिम्मत है कि हम एक्सरसाइज करें, ना ही मॉडिफिकेशन, बट ये स्पेसिफिक फंक्शन है, शादी है या किसी फंक्शन में जाना है, तो उनको हम डेफिनेटली डिसवेट करते हैं, बिकॉज वी नो कि आज हम थोड़ा आपका सर्जरी करके कम भी कर देंगे वेट, लेकिन अगर आपने मॉडिफिकेशंस अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में नहीं रखी तो वेट गेन दोबारा होगा, बदनाम सर्जरी होगी जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। क्या साइकी होती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीयर प्रेशर बहुत कॉमन है। आपके फ्रेंड ग्रुप में इतने सारे लोग हैं जो आपको प्रेशराइज करते तो बहुत मोटा है, वेट रिड्यूस कर, जल्दी रिड्यूस कर। साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जो डिप्रेशन में हैं कई बार पेशेंट्स, और वो हैं जो अपनी बॉडी शेमिंग होती रहती है उसको लेके हैं, और उनके मन में होता है बस कैसे भी हो करना है।
बट मुझे लगता है कि मैं या मेरे हिसाब से जो भी और डॉक्टर्स होंगे, एथिकली दे विल फर्स्ट इवेलुएट द पेशेंट, उसके हार्मोनल स्टेटस को, उसके साइकोलॉजिकल स्टेटस को, उसके लाइफस्टाइल को और उसकी नीड को, और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं कि हमें सर्जरी करनी है। हम पेशेंट की जोर ज़बरदस्ती पे कभी भी सर्जरी प्लान नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे मैं यहाँ आने से पहले कुछ लोगों से इधर उधर बात कर रही थी, मुझे पता चला कि हमारे खुद के एरिया में 3-4 लोग हैं जिन्होंने ये वेट लॉस सर्जरी करा रखी है। 2 को मैंने खुद से देखा है कि बहुत ओवरवेट थे, और अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ऋतिक रोशन टाइप्स हो गए हैं, लेकिन या करण जौहर टाइप्स हो गए हैं या कपिल शर्मा टाइप्स हो गए हैं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बेटर हो गई है उनकी सिचुएशन। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि जो लोग ये सर्जरी ले रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते कि नहीं नहीं हमने कुछ नहीं कराया, हमने कोई सर्जरी नहीं कराई है। देखो, ये बैरिएट्रिक के साथ नहीं, मुझे लगता है किसी भी तरह की सर्जरी जो आपकी फिजिक को चेंज करती है, लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, वो भी नहीं बताना चाहते कि उन्होंने Right. ट्रांसप्लांट कराया है। जो अपने लेजर आई का कराकर चश्मा हटाते हैं, वो भी नहीं बताना चाहते हैं। सो ये सोसाइटी का कुछ पीयर कंसेप्ट प्रेशर है कि कि अच्छा आप, कुछ तो गड़बड़ थी तुम्हारे हाँ, अंदर, जो तुमने कि मैं और तुम्हारे perfect अंदर ही गड़बड़ था, थी। ये बताना कि मैं तो हाँ। परफेक्ट ही था हमेशा से और ठीक था। एज फार एज हमारी फिजिक चेंज की बात है, बैरिएट्रिक हमारा जो ओवरऑल फिजिक का लुक आता है, वो हमारा सिर्फ फैट और मसल से नहीं, बोनी स्ट्रक्चर से भी होता है। तो हम अपने आप को ऋतिक रोशन या किसी भी वेरी वेल बिल्ट इंसान से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमारा बोनी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत वाइड है, तो हम वेट रिड्यूस करके भी थोड़ा सा वाइडर लुक ही देते रहेंगे। हमारा जो बैरिएट्रिक सर्जरी, और तीसरी बात जो आपने कही थी कि लास्ट रिसॉर्ट, नहीं नहीं, ये लास्ट रिसॉर्ट नहीं है। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिसॉर्ट, जो अगर समय से टाइम से लिया जाए तो आप हजारों जो प्रॉब्लम होने वाली हैं वेट की वजह से, उनसे बच सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल वेट गेन से शुरू होके ओबेसिटी तक जाने का एक होता होगा ना, सफर अपना है। एक सफर होता होगा। ठीक है, पहले तो बच्चे मोटे होते तो हम खुश होते थे कि ओहो बच्चा कितना हट्टा कट्टा है, गोल गोल गाल है इसके, कितना क्यूट लग रहा है। लेकिन अब उससे बात जो है हाथ से निकल गई है। इतनी मार्केटिंग, इतने प्रोडक्ट्स, अब हमें पता है कि उसमें एडिड शुगर है, आपके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, चॉकलेट तरह तरह की, नहीं ये खा लो, चिप्स से पेट भर लो अपना, क्योंकि यही तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। इन सब ने न सिर्फ बच्चे बल्कि बहुत हद तक मैं देखती हूँ कि बड़ों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। और मैंने उन आंटियों को भी वो चिप्स खाते देखा है जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे एरिया में आती वॉक करने, लेकिन जाने से पहले वो एक चिप्स का पैकेट खरीद लेती हैं। राइट, तो व्हाट आर दोज पॉइंट्स जहां पे आपको खुद को ये पता चल जाना चाहिए अपने शरीर को देखते हुए कि सुनो, नाउ यू हैव टू स्टॉप इट। मैंने आपको जैसे बता रहा था कि एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है, जो डाइट है और लाइफस्टाइल है, और दूसरी चीज़ें हैं जो हाथ में ही नहीं है, जैसे जेनेटिक्स हैं, हार्मोन्स हैं और ये हैं। हम जो देख रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें एक कारण तो ऑब्वियसली जेनेटिक्स का भी है। जैसे बच्चों में भी देयर आर सर्टेन जेनेटिक डिजीजेस जिनके अंदर 4 साल के बच्चे भी 80-80 किलो, 40 किलो, 50 किलो के हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस, नॉट उनकी अपनी प्रॉब्लम की वजह से, ना उनकी डाइट की या लाइफस्टाइल की वजह से। तो वो एक अलग इशू है जहाँ पे वो जेनेटिक है पेशेंट का, उसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ पेशेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, वो है लाइफस्टाइल में और डाइट में। जितनी भी मार्केट में खाने की चीज़ें पैकेज्ड फूड है, उन सब के अंदर एडिटिव्स हैं, उन सब के अंदर शुगर्स हैं, उन सब के अंदर बॉडी को हार्म करने के एलिमेंट्स हैं। इसीलिए आप देखो कि घर की बनी हुई दाल दूसरे दिन खराब हो जाती है और पैकेट में पड़ा हुआ साल साल तक खराब नहीं होता। तो दे आर पुटिंग सो मेनी एडिटिव्स जो उसकी लाइफ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को खराब कर रहे हैं। तो हमें अपने आइडियल वेट को रखना तो बेस्ट है, आइडियल सिचुएशन है कि हम आइडियल वेट रखें, लेकिन वो बहुत कम पॉसिबल है। सबका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, काम की प्रॉब्लम है, लाइफ के रोज के स्ट्रेसेस हैं, ऑफिस का काम है। तो हम ऑब्वियसली जो मूवी स्टार्स हैं या जिनका स्क्रीन पे दिखना है, उनके लिए तो ये एक मजबूरी है, दे हैव टू कीप देमसेल्फ फिट। हम लोगों के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है।
लेकिन जो अर्लीस्ट साइंस हैं, हम अगर उनको देखने लगें कि जब हमारा वेट 10-15% से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, 25 अगर नॉर्मल BMI है, ये 27 के आसपास, 28 जहाँ हम ओवरवेट होने शुरू हो गए हैं, तो उसी समय पे हमें कंट्रोल शुरू कर लेना चाहिए। बट कंट्रोल का मतलब क्रैश कंट्रोल नहीं है कि आपने 6 महीने बहुत दब के खाया, फिर 1 महीने दब के डाइटिंग किया, फिर 6 महीने दब के खाया। नहीं, वी हैव टू मेंटेन आवर डाइटरी पैटर्न्स एज वेल एज एक्टिविटी। जैसा आपने बताया कि ये जो चिप्स खाना है और ये सब, ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है वेट गेन के लिए। और इसीलिए आज के टाइम में बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको डिजीज है, बिकॉज सभी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। अगर हम घर का स्टैंडर्ड फूड खाएंगे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम वे फिजिकल एक्टिविटी, पहले हमें छोटा सा अपने काम के लिए जाना होता था तो हम फटाफट पैदल निकले, मार्केट तक चले गए। अब जो इतने सारे पोर्टल्स आए हैं जो घर बैठे ही सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हो जाती हैं, तो घूमना चलना फिरना बिल्कुल नेग्लिजिबल होता जा रहा है। डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हमें अर्लीस्ट अपने उन रेड फ्लैग्स को, जैसे बढ़ते हुए वेट की इनिशियल स्टेजेस को, 10-15% भी अगर वेट आपका नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो इमीडिएटली उस पर ध्यान देना। उसके अलावा बॉडी एक्स रहना शुरू हो गए, आपको थकान बहुत महसूस होती है बिना काम किए हुए भी, आप रात भर सोए और सुबह उठ के फील कर रहे हैं बहुत थका थका, वो चीज़ के लिए आपको अगर 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ना पड़ा और आपको सांस फूल रहा है, उसके लिए अगर आपने डॉक्टर को रूटीन चेकअप कराया और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर अर्लीस्ट हम इनको को डिटेक्ट कर लेते हैं तो वापस अपनी डाइट इम्प्रूव करने में, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने में लग जाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बोला कि वेट लॉस करने के लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कौन सी गलतियां हैं, जैसे आपने कहा कि अभी आप 6 महीने अच्छे से खा लो, फिर 1 महीने आपने डिसाइड किया कि अब नहीं खाऊंगा, या फिर आपने 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक नहीं खाया और फिर आपने 1 महीने ज़्यादा खा लिया। मैं इसकी बात नहीं करी ओबेसिटी की इस वक्त, मैं बात कर रही हूँ खाने पीने की हैबिट की, राइट? होता क्या है कि हम 15 दिन तो बड़े ही एंथुजियास्टिक रहते हैं कि नहीं खाना, प्रोटीन भी लेना है, फाइबर लेना है, एक्सरसाइज भी करनी है। ज़्यादातर लोगों की हिम्मत जो है वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद जवाब दे जाती है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अरे यार, हाँ तो 1 दिन खा लिए छोले भटूरे तो क्या हो गया, हाँ तो 1 ही चिप्स तो खाया है मैंने। तो वो गलतियां क्या हैं जो हमको वेट लॉस करते हुए ज्यादातर लोग करते हैं? जैसा अभी आप ही ने कहा कि जो क्रैश कोर्सेज करते हैं, क्रैश डाइटिंग एंड देन क्रैश जिमिंग, ये सब बहुत ही डेंजरस है बॉडी के लिए। इनसे फ़ायदा जो हमें दिख रहा है कि हमने वेट रिड्यूस कर लिया, लेकिन हम उस समय पे अपना वेट रिड्यूस करने के साथ साथ अपनी मसल मास भी रिड्यूस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत तरीका है वेट रिड्यूस करने का। आइडियली हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो रेगुलर स्टैंडर्ड रहना चाहिए कि हम हमेशा ही लगभग उतना खाते हैं। हमारा वेट इनफेक्ट बढ़ता ही क्यों है कि जब हमारे अंदर जो कैलोरीज जा रही हैं वो ज़्यादा हैं और जो बाहर निकल रही हैं कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्वेटिंग और बाकी सब एक्टिविटीज़ की वजह से वो कम है। जहाँ पे इम्बैलेंस इनटेक और आउटपुट का होगा वहाँ पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्रैश डाइटिंग के समय पे लोग इनटेक बिल्कुल नेग्लिजिबल कर लेते हैं और 1500-1600 कैलोरीज आप बर्न तो कर ही रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा हफ्ते के अंदर अंदर 5 किलो वजन कम कर लिया। अगर आप कुछ ड्रग्स आती हैं विच आइडियली नोबडी शुड नॉट टेक, बट आपने देखा होगा एथलीट्स का, हमने अभी पीछे ओलंपिक में भी एक देखा था एग्जाम्पल कि रात में 4 से 5 किलो वजन कम करने की कोशिश की गई। सो वो एथलीट्स के लिए और उनके लिए व्हेन इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज और समथिंग, वो नीडेड है। लेकिन आम आदमी को उस तरह की दवाइयाँ लेके जिनसे बॉडी का पानी निकल जाता है या आप बिल्कुल फास्ट करते हैं, उस तरह का प्रोसीजर क्रैश डाइटिंग का नहीं करना चाहिए। इससे थोड़े मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान होते हैं। क्रैश डाइटिंग के साथ आपकी मसल मास लॉस बहुत ज़्यादा होता है और जब आप बहुत लंबे समय तक फास्टिंग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे होते हैं तो गॉल स्टोन बनने का रिस्क बढ़ जाता है। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स भी बन जाते हैं उसकी वजह से, प्रोलॉन्ग फास्टिंग करने की वजह से।
और बाकी भी बॉडी को चूंकि आदत नहीं है थोड़े से समय में इतनी एग्रेसिव होने की, सो वो ट्रेंड भी नहीं है, तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं।